बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 स्टोशियोमेट्री। बाज लोग इसको स्टोचियोमेट्री भी पढ़ते हैं। बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत थोड़ी सी है। इस चैप्टर का तकरीबन 95% हिस्सा न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल है और आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल को याद नहीं किया जाता, न्यूमेरिकल को समझा जाता है। आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है समझने की, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, बाकी रब की जात पर छोड़ देते हैं। स्टोशियोमेट्री, बेटा स्टोशियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसमें हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं? बेटा 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, याद है ना? आप लोग बहुत सारी केमिकल इक्वेशन लिखते थे। तो बेटा वो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को ही तो रिप्रेजेंट करती हैं। वो केमिकल इक्वेशन असल में केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। बेटा रिएक्शन के अंदर हम लोग जानते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक कहलाती हैं रिएक्टेंट्स और एक लाते हैं प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक वेरी सिंपल रिएक्शन यहां पर लिख दिया है। बता सकते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जनाब ये जो एरो है ना, एरो, इससे पहले ये वाली चीजें हैं रिएक्टेंट और ये बाद वाली चीजें क्या हैं? प्रोडक्ट। बेटा केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, इनकी जो अमाउंट होती है, इसका आपस में एक रिलेशन होता है। तो बेटा इसी रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो स्टोशियोमेट्री कहलाती है। तो स्टोशियोमेट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जनाब ये है स्टोशियोमेट्री की डिफिनीशन। लेकिन आपकी बुक में इसी बात को कुछ और वर्ड में लिखा गया है। आपकी बुक में ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट, इसकी जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है रिलेटिव अमाउंट। रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट और रिलेटिव अमाउंट। रिलेटिव अमाउंट क्या मतलब है? रिलेटिव कौन से होते हैं? जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है। और बेटा जहां पर मैंने जो लिखा है ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वहां पर लिखा हुआ है सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो भाई कौन से सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो बात तो एक ही है। तो बेटा ये वो डिफिनीशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट of substances involved in a chemical reaction is called stoichiometry। बच्चों आप लोग ये वाली डिफिनीशन लिखना चाहते हैं, ये लिख लें। ये वाली डिफिनीशन लिखना चाहते हैं, ये लिख लें। दिल से पूछें भाई, दिल पे हाथ रखकर पूछे ना, ऑल इज वेल। अच्छा अब बच्चों ये जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी जो रिलेटिव अमाउंट यानी इनके अमाउंट में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें कहां से पता चलता है? बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। कहां से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार के दरमियान। बेटा जरा देखें, ये मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, दोनों इक्वेशन एक ही केमिकल रिएक्शन की हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है? ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है और ये वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो बच्चों ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो स्टोशियोमेट्री में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। हम लोग स्टोशियोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा ये इक्वेशन हमें किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप बताती है? बेटा अमाउंट, क्वांटिटी यानी मिकदार, उसे हम लोग चार तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। वो चार तरीके कौन से हैं? या तो हम लोग किस चीज की अमाउंट मोल की शक्ल में लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि मोल क्या होते हैं। या फिर हम लोग किस चीज की अमाउंट मास की शक्ल में, वजन की शक्ल में लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट सेम चीजें हैं। या फिर हम लोग वॉल्यूम की सूरत में लेते हैं, लिटर में चीजें लेते हैं ना हम लोग। कोल्ड ड्रिंक्स भी 1 लीटर वाली 2 लीटर वाली लेते हैं, या दूध वगैरह जब लेते हैं तो वो भी लीटर में हम लोग ले रहे होते हैं। या फिर हम लोग क्वांटिटी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स की शक्ल में। केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल का मतलब होता है एटम्स या आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। अब ये बात याद रख लेना, हर जगह पे नहीं बताई जा सकती। तो बच्चों अगर हमें किसी चीज के मोल्स पता चल जाए ना,
तो मोल्स को हम लोग मास या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, और इस चैप्टर के अंदर बार बार ये काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बच्चों हमें ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, ये हमें मोल की शक्ल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप बताती है। अब इक्वेशन में मोल कहां लिखे होते हैं बेटा? ये जो शुरू में ये नंबर लिखा होता है ना, ये वाला नंबर, ये वाला मोल कहलाता है। और अगर ये वाला नंबर मौजूद न हो तो इसका मतलब वहां पर 1 है। जरा देखें यहां पर हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल। वाटर के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो बेटा ये इक्वेशन मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप बता रही है। ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हों, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? जरा बताएं, ये कितने मोल बता रहा है? यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या मतलब 1, तो ऑक्सीजन के 1 मोल रिक्वायर्ड होंगे। और ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हों, ऑक्सीजन का 1 मोल हो, तो वाटर के कितने मोल बनेंगे? तो जनाब वाटर के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। बच्चों अगर मुझे कोई बंदा ये कह दे कि आप लोगों ने इस रिएक्शन के जरिए वाटर के 2 नहीं, वाटर के 4 मोल बनाने हैं, 4 मोल बनाने हैं, तो चलें बताएं आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने मोल लेंगे? भाई अगर वाटर के 2 मोल बनाने हो तो हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल चाहिए होता है। अब वाटर के 4 मोल यानी डबल बनाने हैं पहले से, तो इनकी अमाउंट भी डबल चाहिए होगी। कितने मोल चाहिए होंगे? 4 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होंगे? 2 मोल। इनसे वाटर के कितने मोल बनेंगे? 4 मोल। तो बेटा जरा देखे ना, मुझे इनकी अमाउंट का आपस में रिलेशन पता चल गया। अगर एक रिएक्टेंट के मोल इतने हों तो दूसरे रिएक्टेंट के मोल इतने होंगे और तीसरे के इतने। बेटा जरा देखे ना, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट लिखी हुई हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2 रिएक्टेंट हो, एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है सिर्फ 1 है, लेकिन बेटा प्रोडक्ट की तादाद 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 2 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो बेटा जितने भी रिएक्टेंट हों, भले 6 रिएक्टेंट हों, 6 प्रोडक्ट हों, कुल कितने हो गए? 12। उनमें से किसी एक चीज की अमाउंट आपको पता चल जाए ना, किसी एक चीज के मोल पता चल जाए, तो आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए बाकी सब चीजों की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अमाउंट का आपस में रिलेशन होता है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो रिलेशन हमें बता देती है। जैसे इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने हमें इन सब चीजों की अमाउंट यानी इन सब चीजों के मोल के दरमियान रिलेशन बता दिया है। अब बेटा हम लोगों ने इनके मोल फाइंड कर लिए ना, अगर मुझे कोई कहे कि इनकी मासेस फाइंड करें तो मासेस भी मैं फाइंड कर लूंगा। कैसे? मोल को मास में कन्वर्ट कर दूंगा, मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मोल फाइंड कर सकते हैं, मोल से मासेस फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोग फाइंड करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही आसान है। अच्छा आप जरा देखें ना, ये वाला जो रिलेशनशिप है ना अमाउंट में, ये आप लोग को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं मिलेगा। लिहाजा स्टोइशियोमेट्री में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसी काम की नहीं है। तो फिर काम की कौन सी इक्वेशन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा जरा देखें, यहां पर मैंने नोट लिखा है, इन स्टोइशियोमेट्री अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल होती है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, मालूम करने के लिए। अच्छा इससे पहले मैंने एक चीज लिखी है, वर्ड स्टोइशियोमेट्री। बेटा ये जो वर्ड स्टोइशियोमेट्री है ना, ये असल में 2 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। वो 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? एक है स्टोशन और दूसरा है मेट्रोन। स्टोशन का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो जनाब जरा देखें ना, स्टोइशियोमेट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं? भाई मेजरमेंट ही तो करते हैं अमाउंट की। अच्छा आप जरा देखें बेटा, आगे एक नया छोटा सा टॉपिक है, व्हाट डज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल अस। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या चीज बताती है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, लेकिन किस फॉर्म में? मोल की शक्ल में डायरेक्टली बता देती है। और फिर हम लोग उन मोल्स को आसानी से मासेस, वॉल्यूम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरा देखें यहां पर क्या लिखा है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली। डायरेक्टली ये मोल के दरमियान रिलेशन बताती है। मोल्स कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू मास और वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एग्जांपल दी गई है, ये एक इक्वेशन दी गई है जो मैंने यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन की है। अब इसमें क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल, रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हैं? 2 मोल्स ऑफ वाटर।
बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के अंदर ना दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक फार्मूला है और एक मेथड है। उन दोनों को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर इन दो चीजों को जो अभी मैं समझाने वाला हूं इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो समझ लें कि ये पूरे का पूरा चैप्टर सोल्व। और अगर आपने इन चीजों को न समझा तो हर न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम पेश आएगी और ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। अब वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है फार्मूला, वो फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप भी लिख लें। n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NA इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24। बेटा ये फार्मूला देखकर आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई ऐसा तो कोई फार्मूला हमने बुक में देखा नहीं है। बेटा ये फार्मूला आपने किताब में नहीं देखा, आप किसी भी बुक में ये फार्मूला नहीं देखेंगे और न ही किसी वीडियो में आपको ये फार्मूला मिलेगा। बेटा असल में ये बहुत सारे फार्मूला का कॉम्बिनेशन है, सारे फार्मूलों को अलग अलग याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस एक को याद कर लें, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इससे बहुत सारे फार्मूले कैसे बन सकते हैं। ठीक है जी, सिर्फ एक ये वाली चीज याद कर लेना। अब इसमें ये चीजें हैं कौन कौन सी? ये जो स्मॉल n है ना, ये कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स। ये जो कैपिटल M है ना, ये कहलाता है मोलर मास, या इससे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। लेकिन यहां पर इसकी जो हम लोगों ने यूनिट इस्तेमाल करनी है वो है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, या बास बुक में सिर्फ ग्राम भी लिख देते हैं। ये जो स्मॉल m है ना, ये कहलाता है गिवन मास, लेकिन शर्त है कि यूनिट किस में होनी चाहिए? ग्राम। ये जो कैपिटल N है ना बेटा, ये कहलाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा अगर आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल तो उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल N से। अगर आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स तब भी कैपिटल N, अगर आ जाता है नंबर ऑफ आयंस तब भी कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब भी कैपिटल M। और ये जो Na है ना बेटा, ये कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। और बेटा इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब ये वाला नंबर भी याद रख लेना है, जब भी ये सिंबल आएगी ना Na तो इसका मतलब होगा एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू फौरन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए 6.02 एक्सपोनेंट 23। और ये N भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है, लेकिन A छोटा करके नीचे की जानिब लिख दिया है। स्मॉल a इस्तेमाल करेंगे ना तो ये Na सोडियम की सिंबल बन जाएगी। बेटा ये जो V है ना, ये वाला V, ये कहलाता है वॉल्यूम, लेकिन इसकी शर्त है कि इसकी यूनिट कौन सी होनी चाहिए? dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, या डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी बोलते हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लें कॉपी पर। अब बेटा सेकंड चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो है एक मेथड, और वो मेथड कौन सा है? यूनिट मेथड या यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड से आप वाकिफ हैं, लेकिन इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। आप लोगों ने मैथ में इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। द प्राइस ऑफ 6 पेन इज 40 रुपीज, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 पेन। तो जरा देखें ना, यहां पर आपको एक दफा पेन की तादाद बताई गई है और प्राइस बताई गई है। आपको क्या बताया गया है? 6 जो पेन है उनकी प्राइस है कितनी? 40 रुपीज। और क्या पूछा गया है? 10 पेन की प्राइस। तो 10 पेन की प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो जनाब इस मेथड में जरा देखें ना, एक दफा दो वैल्यूज गिवन होंगी जिनका आपस में रिलेशन है, और दूसरी दफा एक वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए तो ये जरूरी है कि एक दफा दोनों वैल्यूज आपको गिवन होनी चाहिए और दूसरी दफा एक वैल्यू गिवन होगी, एक आपने फाइंड करनी होगी। तो वो कैसे फाइंड कर सकेंगे? इन दोनों के रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। बेटा जरा देखें, आपके पास 6 पेन की प्राइस पता है, तो 6 पेन की प्राइस से हम लोग फाइंड कर लेते हैं 1 पेन की प्राइस, प्राइस ऑफ 1 पेन। तो किसी भी नंबर से अगर आपने 1 पर आना है, किसी भी नंबर से, चाहे ये वाला नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है, किसी भी नंबर से अगर आपने 1 पर आना है ना, तो फिर क्या करते हैं कि जो नंबर यहां पर लिखा होता है ना, वो वाला नंबर ऊपर लिख देते हैं, अपान करके ये वाला नंबर नीचे लिख देते हैं। इनको डिवाइड करेंगे ना तो 1 पेन की प्राइस आ जाएगी। अक्सर यहां पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते नहीं है, इसी तरह लिख देते हैं। तो हम लोग कहते हैं ये वाली जो है 1 पेन की प्राइस आ गई। अब 1 से आपने किसी और नंबर पर जाना है, चाहे वो नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अब 1 से हमने किस पर जाना है? 10 पर। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 1 की वैल्यू आई है ना, ये वाली जो वैल्यू 1 की आई है,
40/6, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनाब जब आप कैलकुलेटर से इस चीज की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा वो इस चीज की वैल्यू होगी, यानी 10 पेन की प्राइस हो, RS रुपीज। तो फिर से जरा समझ लें, एक दफा दो वैल्यूज गिवन होंगी और उन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल पेन और प्राइस का दिया है, भाई कोई भी एग्जांपल हो सकती है, तो यहाँ पर पेन और प्राइस की बजाय कोई भी चीज हो सकती है और उनका आपस में रिलेशन होगा। इसकी और इसकी दोनों वैल्यूज गिवन होगी और दूसरी दफा एक चीज गिवन होगी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करनी है इनके रिलेशन को इस्तेमाल कर। कैसे बेटा, हम लोग यहाँ पर जो नंबर होगा ना उससे हम लोग 1 पर आएंगे। 1 पर कैसे आएंगे, इस नंबर को इस नंबर पर डिवाइड कर देंगे। और याद रखें, ये वाला नंबर ऊपर लिखना है, ये वाला नंबर नीचे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे लिखना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर नंबर छोटा होता है, यहाँ पर बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर ऊपर लिख देते हैं, ये वाला नंबर नीचे लिख देते हैं। तो भाई गलत हो गया। यहाँ पर जो भी नंबर है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उसको ऊपर लिखना है और यहां पर जो नंबर है उसको नीचे लिखना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे या न भी सोल्व करें तो ये वैल्यू आ गई 1 की। अब 1 से किसी और नंबर पर जाना है। जब किसी भी नंबर से 1 पर जाना हो डिवाइड करेंगे, जब 1 से किसी और नंबर पर जाना होगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की वैल्यू से दूसरे नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर। बेटा इसको यूनिट मेथड या यूनिटी मेथड क्यों कहते हैं? यूनिट का मतलब होता है 1। तो आप जरा देख रहे हैं, हम लोग किसी भी नंबर से पहले 1 पर आते हैं, फिर 1 से किसी और नंबर पर जाते हैं। तो इस 1 की वजह से इस मेथड को क्या कहते हैं, यूनिट मेथड या यूनिटी मेथड। और बेटा जब आप लोग इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, तो फिर आप लोग ये वाला स्टेप लिखते नहीं है, करते हैं दिमाग में लेकिन लिखते नहीं है। यानी आप लोग कैसे लिखेंगे, अगर 6 पेन है, प्राइस है 40 रुपीज, 10 पेन की कितनी होगी, आप लिख देंगे 40/6, यानी इससे 1 पेन की प्राइस आ गई, फिर इससे 10 की फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी वही यूनिटी मेथड है। अगरचे हम लोगों ने 1 वाला स्टेप यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन 1 वाला स्टेप हम लोगों ने यहाँ पर यूज जरूर किया। ये जो यूनिटी मेथड है, इसका स्टोशियोमेट्री में क्या काम? स्टोशियोमेट्री में हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करते हैं। बेटा स्टोशियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे ना, उसमें आप लोग देखेंगे कि हमें 2 दफा चीजें गिवन नहीं होंगी। यानी जैसे एक दफा ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो ये वाली जो चीज होती है ना, जो दोनों गिवन होती है, ये वहां पर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगी, सिर्फ एक चीज गिवन होगी और बाकी चीजों से फाइंड करनी। तो बेटा ये जो दोनों वैल्यू गिवन होती है ना, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग फिर कहां से लेंगे वहां पर? बेटा ये जो 2 वैल्यू है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करेंगे। बेटा यही इसके नोट्स हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। मोल क्या चीज है, चलें समझते हैं। बेटा केमिस्ट्री में हम लोगों ने पार्टिकल की 3 किस्म की मासेस पढ़ी हैं। उनमें से एक कहलाता है एटॉमिक मास, एक कहलाता है मॉलिक्यूलर मास और तीसरा कहलाता है फार्मूला मास। एटॉमिक मास या तो एटम का होगा या फिर आयन का होगा, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के होंगे, और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होगा। यहां पर ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। इन एग्जांपल से हम लोग मोल को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेटा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? हम लोगों ने पढ़ा है 16, और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बेटा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्साइड आयन, O-2 ऑक्साइड आयन कहलाता है। बेटा ऑक्सीजन का एटम हो या आयन हो, किसी भी चीज का एटम हो या आयन हो, एटॉमिक मासेस सेम होते हैं। तो ऑक्साइड आयन का मास भी कितना होगा, 16 AMU। बेटा ये जो ऊपर चार्ज होता है ना, इसका मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, अब O2 जो है ना, ये ऑक्सीजन का एटम नहीं है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 32 AMU। बच्चों ये वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O। इसका मास कौन सा मास कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर यह समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो ये न कर सकते हैं। बेटा मॉलिक्यूलर मास वाटर का हम लोग निकालेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन की यहां पर तादाद गिवन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, प्लस आगे नया एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। इसकी तादाद यहां पर नीचे नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई क्या मतलब? इसकी तादाद 1 है। अगर किसी जगह पर कोई नंबर न लिखा हो तो इसका मतलब वहां पर कौन सा नंबर होता है, 1। तो यहां पर जो नंबर लिखा होता है ना, जैसे इसका यहां पर 1 है, तो 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई चेंज नहीं आती, लिहाजा हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो बेटा क्या मास बनेगा? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 16 कितना आ जाएगा, 18। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है ना, H2O का मॉलिक्यूलर मास,
वो है 18 AMU। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये दो चीजों का फार्मूला है। एक मार्बल जो सिंगमरमर होता है और दूसरा लाइम स्टोन चूने का जो पत्थर होता है, उसका भी फार्मूला यही है। अब ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं। अगर ये कोवलेंट कंपाउंड होता तो हम लोग कहते हैं ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की जगह आयनिक कंपाउंड का होता है फार्मूला यूनिट, और इसका मास मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाता, फार्मूला मास कहलाता है। अब इसका फार्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे? ये है Ca, कैल्शियम। कैल्शियम का मास होता है 40, इसकी तादाद है 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस कार्बन, कार्बन का मास होता है 12, कार्बन की तादाद भी यहां पर नीचे 1 लिखी है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन की तादाद है 3, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। मल्टीप्लाई 3, पहले बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 12 प्लस 40। कैलकुलेटर से जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। तो जनाब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास है 100 AMU। तो जनाब यहां पर हमें फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास तो नहीं समझना था। यहां पर हमारा टॉपिक क्या था? मोल। तो हमें समझना क्या था? मोल। बेटा मोल क्या होता है? यही एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। अगर मैं इनकी यूनिट AMU की बजाय ग्राम लिख दूं ना, तो ये इन चीजों के मोल बन जाएंगे। अब मुझे बताएं, ऑक्सीजन एटम का एक मोल कितना होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। शाबाश, बताएं किसके इक्वल हो जाएगा? यही एटॉमिक मास लिखूंगा 16, लेकिन यूनिट AMU नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ग्राम। बेटा ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन का एक मोल किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन। बेटा यही लिखूंगा 16, लेकिन AMU की जगह क्या लिख दूंगा? ग्राम। चले अब आप मुझे बताएं, O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल कितना होगा? यही जो उसका मॉलिक्यूलर मास है 32, यूनिट सिर्फ चेंज कर देनी है, क्या लिख देना है? ग्राम। वाटर का 1 मोल किसके इक्वल होगा? यही जो इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, उसकी यूनिट क्या कर देंगे हम लोग? ग्राम में लिख देंगे, तो वो वाटर का 1 मोल बन जाएगा। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका 1 मोल किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम। तो हम लोग मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस is expressed in gram, then it is called 1 mole of that substance। 1 mole of that substance। तो जनाब यहां पर मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं। क्या डिफिनीशन लिखूंगा? if the atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance is expressed in gram, then it is called 1 mole of that substance। बेटा मोल जो है ना, वो अमाउंट की SI यूनिट है, और इसको हम लोग ब्रीफली यानी सिंबलाइज करके लिखते हैं MOL, आखिर में E नहीं लिखते। बेटा अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ जाए तो पहले आपने मोल की ये डिफिनीशन लिखनी है, फिर ये वाला नोट लिख देना है, और फिर उसके नीचे आप लोगों ने ये एग्जांपल्स लिख देनी है। बेटा यही इस टॉपिक के नोट्स बन गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल 3.1 बुक पेज नंबर 27। बेटा आप लोग बुक निकालें और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और ये भी समझने की कोशिश करें कि इस एग्जाम्पल में से मैं डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करता हूं, डेटा कैसे अलग करता हूं। इस एग्जाम्पल में कह रहा है मिथेनॉल बर्न्स, मिथेनॉल जलता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे मिथेनॉल के जलने की, मिथेनॉल की बर्निंग की इक्वेशन गिवन है। इफ 3.50 मोल ऑफ मिथेनॉल्स आर बर्न्ड, if 3.5 moles of
मिथेनॉल। मिथेनॉल के मोल गिवन है, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल्स ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का फार्मूला है CH3OH, इक्वेशन में गिवन है, और आप लोग इसे याद भी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। कितने मोल गिवन है? 3.50 मोल्स। आगे उसने क्वेश्चन के दो पार्ट बना दिए हैं, ए और बी। ए में कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, हाउ मेनी मोल्स, ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। हाउ मेनी यानी आपने फाइंड करने हैं ऑक्सीजन के मोल। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए और आगे लिखूंगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर अगर आप इक्वेशन में देखें ना तो ऑक्सीजन की जगह पर लिखा हुआ है O2। ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना वो लाजमी लिखना है, शुरू वाला यहां डेटा में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने, इसलिए मैं आगे इक्वल करके क्वेश्चन मार्क्स लगा दूंगा। बेटा बी में कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के मोल भी हमने फाइंड करने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर मैं बी लिखूंगा और आगे लिखूंगा मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला आपको आता है H2O, इक्वेशन में भी गिवन है, और ये फाइंड करने इक्वल करके क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम लोगों ने यहां पर लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने लिख देनी है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन बुक में गिवन है, बोर्ड के एग्जाम में भी गिवन होगी। बेटा इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, बोर्ड के एग्जाम में बैलेंस्ड इक्वेशन ही गिवन होती है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप लोगों ने उसे चेक कर लेना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हुई तो आप लोगों ने उसको पहले बैलेंस कर लेना है। तो जनाब पहले हम लोग सोल्व करते हैं। ए में हम लोगों ने फाइंड करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं यहां पर लिखूंगा ए और आगे हेडिंग डाल दूंगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा हमने ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने हैं और मीथेनॉल के मोल हमें गिवन है। मीथेनॉल के मोल से ऑक्सीजन के मोल फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे? बेटा यूनिटी मेथड इस्तेमाल करेंगे। यूनिटी मेथड समझा है ना? मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये वाली एग्जांपल दी थी और मैंने कहा था कि दो दफा ये वैल्यूज होंगी, एक दफा दोनों वैल्यू गिवन होंगी और एक दफा एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपने खुद फाइंड करनी होगी इन्हीं ऊपर वाली दो वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए। तो बेटा हमें तो यहां पर एक दफा वैल्यू गिवन है CH3OH की, यानी जो यहां पर वैल्यू लिखनी है ना वो वाली गिवन है, यहां वाली फाइंड करनी है, लेकिन ये वाली तो हमें गिवन ही नहीं है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, इनकी जगह पर जो यहां पर वैल्यू आएगी ना वो कहां से लेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने CH3OH और ऑक्सीजन के मोल के दरमियान रिलेशन को इस्तेमाल करना है। CH3OH और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो मोल रेशियो है ना इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इक्वल होते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। टू मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ O2। ये 2 भी नीचे वाला लाजमी लिखना। बेटा जरा देखें, ये वाली जो वैल्यूज है ना ये इसकी जगह पर आई हैं, इनकी जगह पर। ये वैल्यू हमें कहां से मिली है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिली है। अच्छा यहां से क्या बात पता चल रही है? यहां से ये बात पता चल रही है कि मिथेनॉल के 2 मोल हूं तो ऑक्सीजन के 3 मोल होंगे। तो बेटा इसके बाद हम लोग ये फाइंड करते हैं कि अगर मिथेनॉल का 1 मोल हो, 1 मोल, जरा देखें ना किसी और नंबर से हम कहां पर आते हैं? पहले 1 पर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल ऑफ मिथेनॉल। तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? कैसे करते हैं? बेटा मैंने बताया था ना कि ये वाला नंबर ऊपर लिखते हैं और ये वाला नंबर नीचे लिख देते हैं। यहां लिख देंगे 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल ऑफ मिथेनॉल हूं तो ऑक्सीजन के इतने मोल होंगे। अब बेटा हमें मिथेनॉल का 1 मोल तो गिवन नहीं है, मिथेनॉल के कितने मोल गिवन है? मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितने गिवन है? 3.50। तो अब हम लोग 1 से 3.50 पर जाएंगे। 3.50 मोल ऑफ मिथेनॉल कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा था? किसी भी नंबर से अगर 1 पर आना हो तो डिवाइड करते हैं। इस नंबर को इस नंबर पर डिवाइड कर दिया। अब 1 से किसी और नंबर पर जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो 1 की वैल्यू आई है ना इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास बन जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई 3.50। ये हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.25 मोल।
और ये मोल किसके आ गए, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन। O2। तो जनाब ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ए हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बी भी अब इसी तरीके से ही सोल्व करेंगे। बेटा मैं यहां पर आगे हेडिंग डालूंगा बी लिखकर मोल्स ऑफ वाटर। बेटा हमारे पास गिवन है मीथानॉल के मोल और हमने फाइंड क्या करना है, वाटर के मोल। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, इसको इस्तेमाल करना है और इसके हिसाब से देखना है कि मीथानॉल के मोल और वाटर के मोल के दरमियान क्या रिलेशन है। यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन के हिसाब से जिस चीज के मोल गिवन हो ना, उसके मोल पहले लिखते हैं और जिसके फाइंड करने हो उसके मोल बाद में लिखते हैं। तो किस चीज के मोल गिवन है हमारे पास, मीथानॉल के। तो हम लोग पहले इक्वेशन में देखें ना, हमने यहां पर पहले क्या लिखा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देख रहे हैं कि मीथानॉल के कितने मोल है, मीथानॉल के 2 मोल है। तो क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ मीथानॉल। अब यहां पर हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, वाटर के मोल। तो पहले इक्वेशन में देखते हैं कि वाटर के कितने मोल हैं। इक्वेशन में कितने वाटर के मोल हैं, 4। तो क्या लिखेंगे, 4 मोल ऑफ वाटर। बेटा अगर मीथानॉल के 2 मोल की बजाय 1 मोल हो जाए, 1 मोल ऑफ मीथानॉल, तो फिर वाटर के कितने मोल होंगे। जरा देखें ना, किसी और नंबर से हम लोग 1 पर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहां 4 लिखेंगे और उसके नीचे ये वाला नंबर 2 डिवाइड कर देंगे। ये क्या बन जाएंगे, मोल ऑफ वाटर। अब बेटा हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथानॉल तो गिवन नहीं है ना डेटा में। डेटा में कितने मोल गिवन है, 3.50। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3.50 मोल ऑफ मीथानॉल CH3OH। 1 से हम लोगों ने किसी और नंबर पर जाना है। जब भी 1 से किसी और नंबर पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 1 की वैल्यू आई है ना, 1 की, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/2 मल्टीप्लाई 3.50, ये बन जाएंगे आपके पास मोल ऑफ वाटर। बच्चों कैलकुलेटर से इसे सोल्व कर लें, ये आपके पास बन जाएंगे 7 मोल ऑफ वाटर। 7 मोल किस चीज के, ऑफ वाटर। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ वाटर। तो जनाब ये हमारे पास दूसरा आंसर हो गया और एग्जाम्पल 3.1 कंप्लीट। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1, बुक पेज है 28। अपनी बुक निकालें और साथ साथ समझें। करा NH3। NH3 बेटा फार्मूला होता है अमोनिया गैस का। इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है कोई और चीज बनाने के लिए। तो जो इस्तेमाल होता है वो कहलाता है रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से जो नई चीज बनती है वो कहलाता है यूजफुल प्रोडक्ट। तो करा NH3 इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। NH3 एक रॉ मटेरियल तो है, लेकिन कहां इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चर, फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में। फर्टिलाइजर खादों को बोलते हैं, खादें नहीं होती वो जो फसलों को डालते हैं, यूरिया वगैरह। अब ये MCQs भी पूछा जा सकता है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चर में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, अमोनिया NH3। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ N2 एंड H2। अब वो कह रहा है कि ये NH3 कैसे हासिल, कैसे होता है, कैसे बनता है। 2 चीजों के कॉम्बिनेशन थे, 2 चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, उनमें से एक N2 कहते हैं नाइट्रोजन गैस को, और दूसरी चीज है H2 कहते हैं हाइड्रोजन गैस को। एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे उन्होंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी है। आगे कह रहा है हाउ मेनी मोल्स, ये मोल हमने फाइंड करने हैं। अब फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड, नीचे 2 चीजें दी गई हैं, उनके मोल फाइंड करने हैं। टू मैन्युफैक्चर 8.0 मोल्स ऑफ NH3। 8.0 मोल्स ऑफ NH3। NH3 के मोल गिवन है, तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ NH3। NH3 किस चीज का फार्मूला है, अमोनिया गैस। कितने बेटा गिवन है बुक में, 8.0 मोल। नीचे देखते हैं, ये जो बात उसने की है ना फॉलोइंग, यानी नीचे दी हुई है, जरा नीचे देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं जिनके मोल हमने फाइंड करने हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के मोल फाइंड करने हैं, ए लिखेंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर आप इक्वेशन में सिंबल देखें तो N2 लिखा हुआ है। तो ये हमने फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी होती है इक्वल लगाकर आगे क्वेश्चन मार्क। बी में मोल ऑफ हाइड्रोजन,
अगर आप बुक की इक्वेशन में देखें ना तो वहां पर H2 लिखी हुई है, सिंबल या फार्मूला हाइड्रोजन का, ये भी फाइंड करना है, इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहां पर क्या लिखना है, सॉल्यूशन, और उसके नीचे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बुक में भी गिवन है, बोर्ड के एग्जाम में भी गिवन होगी। जो चीज पहले फाइंड करनी है उसकी यहां पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। कौन सी चीज फाइंड करनी है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां पर मैं ए लिखूंगा और हेडिंग डाल दूंगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा हमने नाइट्रोजन के मोल फाइंड करने हैं, अमोनिया के मोल गिवन है। नाइट्रोजन और अमोनिया के मोल 2 दफा चाहिए होंगे, तो पहली दफा हम लोग इक्वेशन से निकाल लेते हैं, दूसरी दफा ये जो गिवन है वो वाले इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल, और कौन सी चीज के मोल, जिस चीज के मोल हमें डेटा में गिवन है, NH3 के मोल। जिस चीज के मोल गिवन होते हैं ना, यहां पर गिवन किसके हैं, अमोनिया के, उसके मोल पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या बता रही है कि अमोनिया के कितने मोल, 2 मोल, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल हैं किसके, इक्वेशन से देखना है नाइट्रोजन के मोल। तो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, यहां कोई नंबर नहीं लिखो शुरू में, तो 1 लिखना है। ये नीचे वाला नंबर मोल नहीं होता, शुरू वाला नंबर, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बेटा हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया गिवन है, 2 से हम लोग जाएंगे 1 मोल पर। यूनिटी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यूनिटी का क्या मतलब होता है, 1। बताएं, 2 से 1 पर आना है। किसी भी नंबर से अगर 1 पर आना हो तो क्या करते हैं, ये वाला नंबर ऊपर लिखते हैं, ये वाला नंबर नीचे लिख देते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब बेटा हमारे पास डेटा में, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके अंदर ना तो 2 मोल ऑफ अमोनिया थे, ना 1 मोल ऑफ अमोनिया था, वहां पर कितने थे, 8 मोल ऑफ अमोनिया। तो जनाब अब हम लोग 1 मोल ऑफ अमोनिया से 8.0 मोल ऑफ अमोनिया पर जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 8.0 मोल ऑफ अमोनिया NH3। 1 से 8 पर, 1 से किसी और नंबर पर जाना हो तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 8.0, क्या बन जाएंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4 मोल्स, किस चीज के 4 मोल हैं, नाइट्रोजन के, तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों ये हमारे पास ए का आंसर आ गया है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से ब्लू मार्कर से अगर आप लोग आंसर लिख रहे हैं तो उसके गिर्द ब्लैक मार्कर से बॉक्स बना दो। अब बच्चों हम लोगों ने बी सोल्व करना है, तो क्या हेडिंग डालूंगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल फाइंड करने हैं, किससे, अमोनिया के ये जो गिवन मोल है। तो बेटा एक दफा तो हम लोग ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हमें पता है ना हमने यहाँ पर यूनिटी मेथड इस्तेमाल करना है, और यूनिटी मेथड के लिए 2 दफा वैल्यू चाहिए होती है। पहली दफा के लिए वैल्यू हम लोग इक्वेशन से ले लेंगे। तो क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जनाब फर्स्ट टाइम हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हाइड्रोजन के मोल और जिस चीज के मोल गिवन है, जिस चीज के मोल गिवन है, एक उस चीज के मोल जिसके फाइंड करने होते हैं और दूसरी उस चीज के मोल जिसके गिवन होते हैं, उनके दरमियान यहां पर हम रिलेशन लिखेंगे। पहले हम लोग उस चीज के मोल लिखेंगे जिस चीज के मोल यहां पर गिवन है, लेकिन पहले गिवन वाले नहीं, पहले इक्वेशन वाले मोल लिखेंगे। जरा देखें, अमोनिया के मोल जो गिवन है 8 है, लेकिन इक्वेशन में कितने मोल हैं, 2 मोल। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल है। अब हाइड्रोजन के मोल फाइंड करने हैं, तो इक्वेशन में हाइड्रोजन के मोल देखेंगे, कितने मोल हैं, 3। तो क्या लिखूंगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये वाली 2 बातें मुझे कहां से पता चली, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब बच्चों 2 मोल ऑफ अमोनिया से हम लोग आएंगे 1 मोल ऑफ अमोनिया। इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि अब आप ये खुद लिख सकेंगे। कैसे करेंगे, जरा देखें ना, किसी भी नंबर से अगर हम लोगों ने 1 पर आना है तो इस नंबर को ऊपर लिखेंगे और इस नंबर को नीचे डिवाइड कर देंगे 3/2। क्या लिखेंगे, मोल ऑफ H2, यानी ये जो ऊपर लिखा था वैसे का वैसा लिख दिया। अब बच्चों हम लोगों ने 1 मोल ऑफ अमोनिया से 8 मोल ऑफ अमोनिया पर जाना है,
तो क्या लिखेंगे 8.0 मोल ऑफ अमोनिया। 1 से 8 पर, 1 से किसी भी नंबर पर जाना हो तो ये जो 1 की वैल्यू होती है ना उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 8.0, क्या बन जाएंगे मोल ऑफ H2। बेटा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये 12 मोल आ गए, लेकिन किस चीज के? हाइड्रोजन के। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो जनाब ये हमारे पास आंसर आ गया है बी का। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। बेटा बुक निकालें और इस एग्जांपल को मेरे साथ समझें और देखें कि इसमें से हम लोग डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल 3.2 बुक पेज नंबर 28 कह रहा है आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रॉम आयरन ओर। और उस आयरन ओर का फार्मूला क्या गिवन है? Fe2O3। बेटा और क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनके अंदर कोई मेटल पाई जाती है, और वो कंपाउंड कहां होते हैं? रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जरा देखिए ना, ये एक और है Fe2O3, ये आयरन की ओर है। इसके अंदर आयरन Fe आपको नजर आ रहा है, Fe लिखा हुआ है। Fe का क्या मतलब होता है? आयरन इसके अंदर मौजूद है। बाय रिएक्टिंग द ओर, आप इस ओर को किससे रिएक्ट करवाएंगे? विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से आप ये जो ओर है ना Fe2O3, इसका रिएक्शन करवा दें तो आपके पास आयरन हासिल होता है। व्हाट मास ऑफ आयरन? व्हाट क्या? मास, वजन ऑफ आयरन। आयरन का मास आपने फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ आयरन, जो चीज हमने फाइंड करनी है। आयरन की सिंबल क्या होती है? Fe। ये करा है व्हाट मास, क्या मतलब? ये आपने फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड करनी है उसका आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का मास गिवन है 425 ग्राम। बेटा ये जो यूनिट होती है ना, जैसे ग्राम है या मोल है या लीटर है या डीएम क्यूब है, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या चीज है। तो ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। तो मास ऑफ आयरन ओर गिवन है 425 ग्राम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ आयरन ओर। और आयरन ओर का फार्मूला क्या गिवन है? Fe2O3। कितना मास गिवन है? 425 ग्राम। तो जनाब यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन कौन सी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बुक में गिवन है, बोर्ड के एग्जाम के पेपर में भी गिवन होगी। बच्चों इसमें हमें मोल नहीं गिवन है, इसमें हमें मास गिवन है और मास फाइंड करनी है। इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल 3.1 और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 की थी, उसमें मोल गिवन होते थे, मोल फाइंड करने थे। लेकिन यहां पर मास गिवन है और मास फाइंड करनी है। लेकिन केमिकल इक्वेशन हमें बताती है मोल्स, मोल्स के दरमियान रिलेशन। तो हम लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जिनमें मास गिवन हो और मास फाइंड करनी हो, उसमें पहले हम लोग ये जो मास होती है ना, इस मास को मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। मास को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मोल में। अब मास को मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है? जरा देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक फार्मूला लिखवाया था। मास गिवन है ना, मास, और मास को मोल में कन्वर्ट करना है। तो ये मास है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम लोग ले लेंगे, बाकी ये वाली टर्म हम लोग छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मास को मोल में कन्वर्ट करना है। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना होता ना, तो हम लोग क्या करते? ये वाली टर्म लेते और ये नंबर ऑफ पार्टिकल वाली टर्म ले लेते। जब हमें वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाली टर्म मोल वाली और ये वॉल्यूम वाली ले लेंगे, ये दूसरी बाकी टर्म छोड़ देंगे। तो अब हम लोगों ने ये मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये वाला फार्मूला लगाना है। और हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? आयरन ओर का मास गिवन है, आयरन ओर के मोल फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं मोल ऑफ आयरन ओर। मोल का क्या फार्मूला है? जरा देखिए, वहां पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मोल ऑफ आयरन ओर किसके इक्वल हो जाएंगे? मास ऑफ आयरन ओर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन ओर। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ आयरन ओर, मास ऑफ आयरन ओर। मास ऑफ आयरन ओर कितना दिया गया है? 425।
अब Fe2O3 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यहां पर अलग से मैं आपको करवा देता हूं। ये लिखा हुआ है Fe2O3, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 55.8 और आयरन के एटम की तादाद 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 55.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 111.6 और जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 48। इनको अब प्लस करना है तो क्या बन जाएगा 159.6। तो जनाब ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 159.6। तो जनाब जब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएंगे 2.66 और ये क्या है, मोल। किस चीज के, आयरन ओर के। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ आयरन ओर। Fe2O3 ये इसके मोल आ गए। बच्चों आयरन ओर के मोल से हम लोग आयरन के मोल फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद जो प्रोसेस करना है ना वो बिल्कुल सेम वही है जो इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में और इससे पहले कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में किया था। अब उससे हमारे पास मोल आ जाएंगे आयरन के, फिर आयरन के मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट कर लेंगे। यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल ऑफ आयरन Fe। तो कैसे फाइंड करेंगे, आयरन ओर के मोल मौजूद हैं, आयरन के मोल फाइंड करने, लेकिन पहले हमें एक दफा दोनों के मोल चाहिए होंगे। तो वो दोनों के मोल हमारे पास कहां से आएंगे, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इससे, आयरन ओर और आयरन के मोल। तो मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा आपको जिस चीज के मोल मालूम है उसके मोल पहले लिखने और जिसके फाइंड कर रहे हैं वो बाद में लिखने। तो हमें आयरन ओर के मोल अब मालूम हो गए, पहले मालूम नहीं थे। मास गिवन था, मास को हम लोगों ने मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा हमने आयरन के मोल फाइंड करने हैं। तो किस चीज के मोल गिवन है, Fe2O3 के। तो इसके मोल पहले लिखेंगे, लेकिन पहले ये वाले जो गिवन है ये नहीं, जो इक्वेशन में है। तो मुझे पता है आयरन ओर के Fe2O3 के इक्वेशन में कितने मोल गिवन है, 1। तो क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ Fe2O3। और बताएं इक्वेशन में आयरन के कितने मोल हैं, 2 मोल ऑफ आयरन, 2 मोल ऑफ आयरन Fe। पहले हमारे पास यहां पर कोई और नंबर होता, 3, 4, 5 कोई नंबर होता और उसको हम लोग 1 पर ले जाते थे, लेकिन अब तो ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 पर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा हमें जो गिवन है ना वो वाले मोल कितने हैं आयरन ओर के, 2.66 मोल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2.66 मोल ऑफ Fe2O3। बताएं किसके इक्वल हो जाएंगे, ये जो नंबर होता है ना 1 वाला, ये 2 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए ना उनमें यहां पर जो नंबर होता था वो अपान में होता था, लेकिन यहां पर अपान में नहीं होगा, उसमें 1 के आगे जो वैल्यू होती है वो डिवाइड की हुई होती है ना अपान में, इस वजह से अपान वाली वैल्यू लिखते थे। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.66। 1 से किसी भी नंबर पर जाना हो तो जो 1 के आगे ये नंबर लिखा होता है ना उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जनाब आपके पास जो हो जाएंगे मोल ऑफ आयरन। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.32। ये क्या आ जाएंगे, मोल, लेकिन किस चीज के मोल, आयरन के। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ आयरन Fe। अब बेटा हमने आयरन के मोल फाइंड कर लिए, हमने आयरन के मोल नहीं, हमें आयरन का मास ऑफ आयरन फाइंड करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मोल ऑफ आयरन को मास ऑफ आयरन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर मैं एक और हेडिंग डालूंगा, मास ऑफ आयरन। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो यही फार्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल मास अपान मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये तो आयरन है ना, आयरन का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, आयरन का ये एटम है, ये जो नीचे होता है ना ये मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है, फार्मूला मास भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है। तो जनाब अब हमारे पास आयरन के मोल कितने हैं, 5.32
32 इक्वल आयरन का मास, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ आयरन Fe, ये हमने फाइंड करना है, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आयरन 55.8। बेटा ये मासेस पेपर में गिवन होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर आपको याद भी होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना, उनके एटॉमिक मासेस और उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। अब हमने मास ऑफ आयरन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, ये इक्वल के इस तरफ को डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर के साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 5.32 मल्टीप्लाई 55.8 किसकी इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ आयरन। बेटा जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 297.388 297.388। ये क्या आ गया, मास ऑफ आयरन, और मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मास ऑफ आयरन Fe, और यही तो हमें फाइंड करना था। तो जनाब ये हमारे पास आ गया आंसर। जरा देखें, यही मास ऑफ आयरन हमें फाइंड करना था, मास ऑफ आयरन, और हम लोगों ने कर लिया। अच्छा बेटा, आपकी बुक में ना किसी जगह पर यहां पर ये जो आयरन का मास है ना, एटॉमिक मास, वो 55.8 दिया गया है, कहीं 55.9 दिया गया है, और किसी जगह पर आप देखेंगे 56 भी गिवन होगा। तो जो आप लगा दें, लेकिन पेपर के दौरान जो पेपर पर एटॉमिक मास गिवन होगा वो वाला आपने यूज करना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2। बेटा इस एक्सरसाइज के दो पार्ट हैं। बेटा ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है ना, एक पार्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, जबकि दूसरा पार्ट आप ब्लू बॉक्स के नीचे देखें ना, तो 2 करके लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। कराए हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है और उसमें कराए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बर्न होता है, यानी इस तरीके से जलता है, यानी ये रिएक्शन शो कर रहा है। कराए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी या व्हाट आ जाए तो उसका मतलब वो चीज आपने फाइंड करनी है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम का क्या मतलब होता है, ग्राम का मतलब होता है मास। तो आपने बेटा ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है। यहां मैं डेटा में लिखूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन में देखें ना, तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है O2। ये फाइंड करना है, तो इक्वल करके आगे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स। टू बर्न 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्राम गिवन है 100 ग्राम। किस चीज के ग्राम गिवन है, हाइड्रोजन के, तो ग्राम मीन मास, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। जो चीज गिवन होती है ना, वो हम लोग अक्सर ऊपर लिख देते हैं, और जो चीज फाइंड करनी होती है वो नीचे लिखते हैं। लेकिन अगर आप इससे ऊपर और इससे नीचे भी लिख देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास ऑफ हाइड्रोजन, तो जनाब यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और नीचे लिख देंगे इक्वेशन। यहां पर मास गिवन है और मास फाइंड करना है। अगर मोल गिवन होते और मोल फाइंड करने होते तो हम लोग इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ना डायरेक्ट मोल से मोल फाइंड कर लेते, यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन बेटा जब मास से मास फाइंड करना हो तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फिर इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग फिर इसे 3 स्टेप में सोल्व करते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो मास गिवन होती है ना, इस मास को इस चीज के मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बच्चों जब इस चीज के मोल आ जाएंगे ना, फिर इस चीज के मोल को और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूनिटी मेथड के जरिए सोल्व करके दूसरी चीज के मोल फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी चीज के मोल आप लोगों ने फाइंड कर लिए, अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे, यानी मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इस चीज के जो मोल आप लोग फाइंड करेंगे ना, उन मोल से फिर मास फाइंड कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या काम करना है, हाइड्रोजन के मास को मोल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने अब फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन का मास गिवन है, मास से मोल फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास, लेकिन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपान मोलर मास लिखें या मॉलिक्यूलर मास लिखें, बात एक ही है। बेटा अब हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे, इधर देखें, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मास कितना मास है, 100 ग्राम।
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास H2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2। जब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 50। तो ये 50 मोल आ गए हैं किस चीज के, हाइड्रोजन के। तो यहां पर मैं लिखूंगा 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप, हाइड्रोजन के मोल को इस्तेमाल करते हुए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए और यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हुए, तीन चीजों को एक साथ इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने हाइड्रोजन के मोल से ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लेना है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मोल अगर हमें गिवन है तो ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा जरा देखे ना, मोल फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो होता है फार्मूला और एक होता है ये वाला यूनिटी मेथड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। किस वक्त फार्मूला इस्तेमाल करना होता है और किस वक्त इक्वेशन इस्तेमाल करनी होती है। बेटा अगर हमें किसी चीज का मास गिवन हो और उस मास से उसी चीज के मोल फाइंड करने हो, जिस चीज का मास है मोल भी उसी चीज के फाइंड करने हैं, तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन बेटा अगर हमें एक चीज के मोल गिवन हो और उसी चीज के मोल से दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो, तो फिर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने, हाइड्रोजन के मोल हमें पता है, तो जिस चीज के मोल पता होते हैं वो हमेशा पहले लिखने, जिस चीज के मोल फाइंड करने हैं वो बाद में लिखने। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ, बताएं पहले किस चीज के मोल लिखूंगा, जिस चीज के गिवन है, किस चीज के गिवन है, हाइड्रोजन के। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ H2 इक्वल, अब जिस चीज के फाइंड करने हैं, कौन से, किस चीज के करने हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये फाइंड करने हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बेटा यहां पर ये वाले मोल हाइड्रोजन के नहीं लिखने हैं। पहली दफा हम लोग मोल लिखते हैं हाइड्रोजन के या किसी भी चीज के इक्वेशन से देखकर। तो जरा बताएं इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, ये जो शुरू वाला नंबर है 2, और यहां पर ऑक्सीजन के मोल भी इक्वेशन वाले कितने मोल हैं, कोई नंबर शुरू में नहीं लिखा हुआ, क्या मतलब 1 मोल। तो इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हों तो उसके साथ ऑक्सीजन का 1 मोल इस्तेमाल होता है। बेटा हम हाइड्रोजन के 2 मोल से आएंगे 1 मोल पर, 1 मोल ऑफ H2। बताएं कैसे करेंगे, जब किसी भी नंबर से 1 पर आना होता है ना तो फिर इस नंबर को ऊपर लिखते हैं, इस नंबर को नीचे लिख देते हैं, 1/2, आगे क्या आ जाएगा, यही मोल ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों अब हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, हमारे पास है 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2। कैसे सोल्व करेंगे, अब 1 से किसी और नंबर पर जाना है, तो जब भी 1 से किसी और नंबर पर जाएंगे तो ये जो 1 की वैल्यू है ना, इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई 50, क्या आ जाएंगे, यही मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। बेटा इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लें, इसको जब आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो यहां क्या लिखेंगे, 25 मोल, और ये बेटा मोल किस चीज के आ गए, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। बच्चों हमें ऑक्सीजन के मोल मिल गए, अब हम लोग ऑक्सीजन के इन मोल को ऑक्सीजन के मास में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फाइनली ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है। तो जरा देखें, ऑक्सीजन के मोल है, ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, यानी जिस चीज के मोल है उसी का मास फाइंड करना है। बेटा जिस चीज के मोल पता हो और उसी चीज का मास फाइंड करना हो तो फिर हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या फार्मूला बनेगा बेटा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 25, तो मोल की जगह पर मैं लिख दूंगा 25 इक्वल मास, ये तो हमने फाइंड करना है, तो मास की जगह मैं क्या लिखूंगा, मास, मोलर मास ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32। अब बेटा ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 32 इक्वल आ जाएगा मास। ये किस चीज का मास आ रहा है, ऑक्सीजन का। बेटा इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800। 800 क्या है, मास, किस चीज का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा,
मास ऑफ ऑक्सीजन। और मास कितना आ गया 800, लेकिन मास की यूनिट क्या होती है ग्राम। तो ये जनाब हमारे पास आ गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इसको मिटाकर इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 करूंगा। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2। बेटा ये जो ब्लू बॉक्स है ना उसके नीचे लिखा हुआ है, करेक्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। मास ऑफ ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट करना है, क्या मतलब फाइंड करना है, गिवन नहीं है। तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन O2, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, आप सिर्फ ऑक्सीजन लिख दें, ये न भी लिखें तब भी ठीक है, या आप सिर्फ मास ऑफ O2 लिख दें, ऑक्सीजन पूरा वर्ड न लिखें तब भी ठीक है। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम ऑफ KClO3। बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को इतना गर्म करें कि वो डिकम्पोज यानी अपने कंपोनेंट में टूट जाए। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, टूट जाना अपने कंपोनेंट में। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट करने से टूट जाना। तो यहां पर कह रहा है 49 ग्राम ऑफ KClO3। KClO3 के 49 ग्राम, 49 ग्राम क्या मतलब मास। KClO3 का मास गिवन है। बेटा KClO3 का नाम है पोटाशियम क्लोरेट, 49 ग्राम। सॉल्यूशन, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जनाब हमें मास गिवन है, मास फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये जो गिवन मास है ना इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो किस चीज के मोल आ जाएंगे, KClO3 के। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 का मास गिवन है, KClO3 के मोल फाइंड करने हैं। जिस चीज का मास गिवन है उसी चीज के मोल फाइंड करने हैं। तो फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, मोल इक्वल मास अपान मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलर मास। तो मोल फाइंड करने हैं, मोल की जगह हम लोग मोल ही लिख देंगे। मास गिवन है 49, मोलर मास KClO3 को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग इसे रफ में फाइंड कर लिया करें या भले यहां पर अलग से फाइंड कर लिया करें। पहले फाइंड कर लिया करें KClO3। पोटाशियम का मास होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5। इनको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इनकी तादाद 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और इसकी तादाद है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 48 प्लस 35.5 प्लस 39। जब आप इन्हें प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 122.5। तो ये मोलर मास आ गया KClO3 का, क्या लिखेंगे 122.5। अब बच्चों ये हमारे पास मोल आ जाएंगे किस चीज के, KClO3 के। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल्स ऑफ KClO3। बेटा जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। ये क्या चीज है, मोल्स ऑफ KClO3। तो यहां पर लिख देंगे मोल। अब बच्चों हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। हम लोगों ने KClO3 के मोल फाइंड कर लिया। अब KClO3 के मोल से ऑक्सीजन के मोल फाइंड करेंगे। बेटा देखें ना, एक चीज के मोल से दूसरी चीज के मोल, जब एक चीज के मोल से दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो तो फिर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन, नीचे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कैसे सोल्व करते हैं, जिस चीज के मोल आपको एक दफा मालूम होना उस चीज के मोल पहले लिखते हैं, जिस चीज के फाइंड करने होते हैं उसको बाद में लिखते हैं। ऑक्सीजन के मोल यहां पर आपने फाइंड करने हैं, KClO3 के मोल गिवन है तो पहले हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ KClO3 इक्वल मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इस बात का लाजमी ख्याल करना है, लाजमी ख्याल करना है कि जिस चीज के मोल आपको गिवन हो ना, जरा देखें KClO3 के मोल आप लोगों के पास आ गए, एक दफा ये आपके पास मौजूद है। आप कहीं और देख लें, किसी और चीज के मोल आपके पास गिवन नहीं है। तो जिस चीज के मोल आपको मालूम हो वो लाजमी तौर पर पहले लिखना है, जिस चीज के मोल फाइंड करने हैं वो लाजमी तौर पर बाद में लिखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, अगर आप ये पहले लिखें और ये बाद में लिखें तब भी इसको सोल्व किया जा सकता है। लेकिन बेटा आप लोग की मैथ अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मुझे खदशा है कि आप लोग फिर कैलकुलेशन गलत कर देंगे। इसलिए लाजमी तौर पर जिसके मोल मालूम हो वो पहले लिखें, जिसके मोल फाइंड करने हो वो बाद में लिखें। तो बेटा यहाँ पर KClO3 के कौन से मोल लिखेंगे, ये वाले नहीं। पहली दफा हम लोग किस चीज के लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम इक्वेशन से। तो इक्वेशन में KClO3 के कितने मोल हैं, 2। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल ऑक्सीजन के कौन से मोल, जो इक्वेशन में, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के ये इक्वेशन है, इक्वेशन में कितने मोल हैं 3।
3 मोल लिख देंगे। अब बेटा KClO3 के 2 मोल से हम लोगों ने जाना है 1 मोल। ये मेथड क्या कहलाता है? यूनिटी मेथड। KClO3 कैसे करेंगे? जब किसी भी नंबर से 1 पर जाएं तो क्या करना होता है? ये वाला नंबर ऊपर लिखते हैं, ये वाला नंबर नीचे लिखते हैं, और क्या आ जाएगा आपके पास? मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा हमारे पास KClO3 के न तो 2 मोल है न 1 मोल है, हमारे पास कितने मोल हैं? 0.4 मोल। तो जनाब हम लोग अब 1 मोल से लिखेंगे 0.4 मोल ऑफ KClO3। कितने हो जाएंगे? 3/2 मल्टीप्लाई 0.4 मोल ऑफ O2। अब जनाब जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6, और ये आपके पास क्या आ जाएंगे? मोल। किस चीज के मोल? ऑक्सीजन के। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने ऑक्सीजन वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ O2 लिख दिया है। बेटा ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लिए हमने। ऑक्सीजन के मोल तो नहीं फाइंड करने थे, हमें तो क्या फाइंड करना था? मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने। तो बेटा अब हम लोग क्या काम करेंगे? इन मोल ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के मास में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप। क्या लिखूंगा? मास ऑफ ऑक्सीजन O2। बेटा ऑक्सीजन के मोल गिवन है, ऑक्सीजन का ही मास फाइंड करना है। जिस चीज के मोल गिवन हो उसी चीज का मास फाइंड करना हो, या इसका उल्ट करना हो, यानी जिस चीज का मास गिवन हो उसी चीज के मोल फाइंड करने हो। तो फिर हम लोग लगाते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब बच्चों मोल आपको गिवन है ऑक्सीजन के कितने? 0.6। तो मोल की जगह मैंने 0.6 लिख दिया। इक्वल मास, जरा देखें ना यहां पर, ये मैंने हेडिंग डाली है मास ऑफ ऑक्सीजन। इस हेडिंग का मकसद पता है क्या होता है? इस हेडिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर नीचे हम लोग जो भी काम करेंगे उसका सिर्फ एक ही पर्पज है, एक ही मकसद है। कौन सा मकसद? कि ऑक्सीजन का मास फाइंड करना। मास फाइंड करना है तो मास की जगह फिर मैं मास लिख दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32। तो जनाब ये 32 इस तरफ हो रहा है डिवाइड, इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.6 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू मास। तो इसको इससे हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई। तो बेटा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.2। और ये 19.2 क्या है? मास। किस चीज का मास? मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मास ऑफ ऑक्सीजन। और मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। तो जनाब हम लोगों ने क्या चीज फाइंड कर लिया है? मास ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड करना क्या था? मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब? हमने अपना न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। हमने नहीं, मैंने अपना न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। अब आप लोगों ने भी करना है। बेटा इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। मोलर वॉल्यूम, मोलर का मतलब होता है 1 मोल। तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। किस चीज का 1 मोल? गैस का, ऑफ अ गैस। लेकिन कौन सी कंडीशन पर? बेटा RTP यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। बेटा मोलर वॉल्यूम क्या होता है? बेटा गैस के 1 मोल का वॉल्यूम। ये जो मोलर वॉल्यूम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। लिक्विड या सॉलिड के लिए आप लोग ये मोलर वॉल्यूम वाली टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बेटा इसके लिए कंडीशंस हैं, यानी हर टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम नहीं कहलाता। कौन सी कंडीशन है? कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पर? RTP, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। और इसकी वैल्यू ना हमेशा कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। कितनी होती है? 24 DM3। इट्स वैल्यू इज 24 DM3। DM3 डेसीमीटर क्यूब। बेटा 1 DM3 और 1 लीटर इक्वल होते हैं। तो याद रख लेना, अगर DM3 की जगह
लीटर का लफ्ज लिखा हुआ जाए ना, वैसे लीटर के लिए कैपिटल एल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी बुक में कई जगहों पर लीटर के लिए LIT लिखा हुआ है। अगर कहीं पर DM क्यूब की जगह लीटर भी लिखा हुआ आ जाए ना, तब भी ठीक है, एक ही बात। और बेटा यहां पर नीचे हम लोगों ने रूम टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू लिख देनी है। बेटा रूम टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 सेल्सियस और रूम प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 ATM। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ RTP is 25 Celsius and 1 ATM। ATM मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, और बेटा ये 25 सेल्सियस रूम टेम्परेचर है और 1 ATM प्रेशर को शो कर रहा है। तो बेटा इससे क्या बात पता चल रही है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा ना, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 24 DM। या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी गैस जिसका वॉल्यूम 24 DM क्यूब है, कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, कोई भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम आप 24 DM क्यूब लेते हैं और टेम्परेचर इतना लेते हैं, प्रेशर इतना लेते हैं, तो उसके कितने मोल होंगे, 1 मोल। तो बेटा यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP किसके इक्वल होगा बेटा, 24 DM क्यूब के। या आप इसी को दूसरे अंदाज में कैसे लिख सकते हैं, 24 DM क्यूब ऑफ एनी गैस एट RTP इज इक्वल टू 1 मोल। अब एनी गैस की जगह हम लोग कोई गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, SO2, CO2, कोई भी गैस ले सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 24 DM क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 एट RTP कितना हो जाएगा, 1 मोल। और बेटा किसी भी चीज के 1 मोल का वजन कितना होता है, बेटा उसके एटॉमिक मास या फार्मूला मास या मालिकुलर मास की इक्वल होता है, सिर्फ यूनिट चेंज करना पड़ती है। कौन सी यूनिट लिखना पड़ती है, ग्राम। तो जरा बताएं इसका मालिकुलर मास, ये मालिक्यूल है ना, 2 एटम है और दोनों एक जैसे एटम है, तो ये एलिमेंट का मालिक्यूल है। तो बेटा बात ये है कि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 ग्राम हो जाएगा। तो अगर कोई आप लोग से पूछ ले कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम में कितने मोल हैं, 1 मोल। कोई अगर आप लोग से पूछ ले कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा RTP पर, तो आप लोगों ने क्या कहना है, 24 DM क्यूब। अच्छा अब बच्चों अगर कोई आप लोगों से ये कह दे 24 DM क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट RTP, बताएं कितने मोल होंगे। कोई भी गैस हो, RTP वाली कंडीशन हो और वॉल्यूम 24 DM क्यूब हो, तो उसके कितने मोल होंगे, हमेशा 1 मोल। अब बताएं इसका वजन कितना बनेगा, कार्बन का वजन होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 और ये 12, 44 ग्राम। बेटा अगर कोई आप लोगों से कह दे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप लोगों ने कहना है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वॉल्यूम अगर कंडीशन RTP वाली हो, रूम टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन हो, तो वॉल्यूम उसका कितना होगा, 24 DM क्यूब या 24 लीटर। और अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वजन कितना होगा, तो बेटा वजन के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है RTP वाली हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर हो, वजन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कितना वजन होगा, 44 ग्राम। कोई अगर आप लोगों से कह दे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का RTP पर वॉल्यूम कितना होगा, तो आप लोगों ने कहना है 24 DM। बेटा गैस के मोल और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, तो पता है ये 24 कौन सा है, ये वाला 24 है और V वॉल्यूम है, लेकिन शर्त है कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, DM क्यूब में। तो बेटा अगर हम लोगों से कोई कहे कि गैस के मोल और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, तो हम लोगों ने क्या कर देना है, N इज इक्वल टू V/24, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन वॉल्यूम किस में लेना है, DM क्यूब में। अब बेटा हम लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं एग्जाम्पल की सूरत में और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की सूरत में। वहां पर या तो हमें गैस के मोल गिवन होंगे और हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या फिर वॉल्यूम गिवन होगा और मोल फाइंड करने होंगे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन आपकी बुक में इस तरह N और V नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मोल, N की जगह मोल, V की जगह क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम इन DM क्यूब अपॉन 24
डीएम क्यूब, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। बात एक ही है, ये और ये। जरा देखिए ना, मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। ये वाला जो फार्मूला बन रहा है ना, मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास, जो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो ये वाला फार्मूला आप गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिक्विड के लिए, आप सॉलिड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, हर टेम्परेचर और प्रेशर पर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाली जो टर्म है ना, यानी n इज इक्वल टू n अपान एन ए, n इक्वल n अपान एन ए, तो ये वाला जो फार्मूला है ना बेटा, ये आप लोग सॉलिड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर टेम्परेचर और प्रेशर पर कर सकते हैं। लेकिन बेटा जहां पर ये वाली टर्म आ जाएगी ना, यानी ये फार्मूला जब बनेगा n इज इक्वल टू वी अपॉन 24, तो ये वाला फार्मूला ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बेटा गैस के लिए भी आप ये वाला फार्मूला हर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ RTP, यानी टेम्परेचर कितना हो 25 सेल्सियस और प्रेशर कितना हो 1 atm, तब आप लोग ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए ना, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला और ये वाला एक ही फार्मूला है बेटा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए ना दो शर्त हैं। पहली शर्त कौन सी है कि जिस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस हालत में हो, गैस की स्टेट में हो, और दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर कितना हो, RTP। बेटा ये वाले ना इस टॉपिक के नोट्स हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले। एग्जाम्पल 3.3 बुक पेज है 29। बेटा आप भी बुक निकाल लेना तो अच्छे तरीके से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल में कह रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम दैट 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन। देखे ना, क्लोरीन के मोल गिवन है 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, मोल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को Cl2 लिख दें या पूरा क्लोरीन लिखें, कितने मोल गिवन है, 2.5 मोल्स। करा डिटरमाइन द वॉल्यूम, आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम दैट 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एट RTP। तो वॉल्यूम मालूम करना है क्लोरीन का, लेकिन कौन सी कंडीशन पर, RTP पर। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट RTP, ये फाइंड करना है ना, तो इक्वल लगाकर आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। जरा देखें, जिस चीज के मोल गिवन है ना, उसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल भी क्लोरीन के, वॉल्यूम भी किस चीज का, क्लोरीन का फाइंड करना है। तो आपकी बुक में यूनिटी मेथड से इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया हुआ है, लेकिन यूनिटी मेथड से ज्यादा आसान है कि आप फार्मूला लगा लें। बेटा मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपान मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या मतलब, 24 डीएम क्यूब। बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, मोल ऑफ Cl2, मोल गिवन है 2.5 मोल, वॉल्यूम हमने मालूम करना है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिख देते हैं, अपान मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है 24, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2.5 मल्टीप्लाई 24, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। बेटा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, 60, और ये 60 क्या है, वॉल्यूम, किस चीज का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, लेकिन किस वक्त, एट RTP। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट RTP 60 डीएम क्यूब, यूनिट लाजमी लिखनी है डीएम। तो ये जनाब इसका आंसर हो गया। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 बुक पेज 29। आप भी बुक निकालें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सके। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। तो पहले हम लोग पार्ट ए सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मोल्स, हम लोगों ने ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने हैं। तो डेटा में क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप लिखते हैं या तो वर्डिंग में
या फिर आप लोग O2 करके लिख दें। ये हम लोगों ने फाइंड करने हैं। आर देयर इन 50.0 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। डीएम क्यूब से हमें पता चलता है कि वॉल्यूम है। ग्राम से क्या पता चलता है? कि मास है। तो 50 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट आरटीपी। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट आरटीपी ये गिवन है। कितना है? 50.0 डीएम क्यूब। मोल हम लोगों ने फाइंड कर, देखे ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है, ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने हैं। यानी जिस चीज का वॉल्यूम गिवन है उसी चीज के मोल फाइंड करने हैं। तो बेटा हमें क्या लगाना पड़ेगा? फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, यहां पर डीएम क्यूब लिखने का मकसद ये है कि वॉल्यूम की यूनिट कौन सी होनी चाहिए? डीएम क्यूब। अगर यहां पर आपको वॉल्यूम किसी और यूनिट में गिवन होगा ना, तो आपने पहले उस यूनिट को कन्वर्ट करना होगा डीएम क्यूब में, तब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब बच्चों मोल तो फाइंड करने हैं, यानी मोल की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग मोल की जगह मोल लिख देंगे। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब दिया गया है, कितना है? 50 अपान मोलर वॉल्यूम पता है 24। इसको अब आपने सोल्व करना है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें। बेटा जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.08। तो क्या लिखेंगे? 2.08। ये क्या चीज है? मोल। किस चीज के? ऑक्सीजन के मोल। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। आगे यहां पर यूनिट लिख देनी है मोल। ये हमारे पास आंसर आ गया है ए पार्ट का। अब बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं इसी के नीचे। इसमें कह रहा है व्हाट वॉल्यूम डज, व्हाट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम आपने फाइंड करना है 0.80 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है और 0.80 मोल उसके गिवन है। ऑक्यूपाई एट आरटीपी यानी कंडीशन वही बता रहा है, आरटीपी की है। मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस 0.80 मोल। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है और कंडीशन वो बता रहा है एट आरटीपी। क्या लिखेंगे? ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मोल गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। फार्मूला लगेगा मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपान मोलर वॉल्यूम। मोल तो N2 के कितने मोल हैं? हम लोग क्या लिखेंगे? 0.80। तो मोल की जगह पर हम लोग लिख देंगे 0.80 इक्वल वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम तो हमने फाइंड करना है, यहां पर किस चीज का वॉल्यूम आएगा? नाइट्रोजन का, लेकिन हमें पता नहीं है, गिवन नहीं है, इसलिए सिर्फ लिख देंगे वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है ना भाई, फिक्स वैल्यू होती है कितनी? 24। तो आप जनाब ये 24 इक्वल के इस साइड पर यानी राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 24 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? 0.80 मल्टीप्लाई 24 इक्वल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। बेटा जब आप इस नंबर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 19.2। ये 19.2 क्या है? वॉल्यूम। किस चीज का वॉल्यूम? जो हमने फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ N2 एट आरटीपी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ N2 एट आरटीपी इक्वल है 19.2, लेकिन यूनिट भी लगानी है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? डीएम क्यूब। तो ये जनाब हमारा आंसर आ गया। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।